हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, धीरे धीरे होली नज़दीक आ रही है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को दिल से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सब लोग खुश रहें और होली के दिन खूब मस्ती करें। हमारे चैनल को भी इस 14 तारीख को 1 साल हो गए। उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में हम 1K का टारगेट पूरा कर लेंगे। बस आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है और इसी मनोकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, मेरी पिछली कहानी का नया भाग। हेलो मिस्टर विलियम। हेलो मिस्टर जोनाथन। कुछ काम था आपको? वेल, काम तो बहुत ज़रूरी था। असल में आपके फ़ायदे की बात थी कुछ मेरे पास। ओह अच्छा, जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। वेल, फिर बताइए। एक्चुअली हमें जितना मुनाफा चाहिए था उतना मुनाफा हम अभी तक कमा नहीं पाए हैं। अगर 1-2 दिन हमें यहाँ खुदाई करने का और मौका मिल जाए तो उम्मीद है कि हम अपनी लागत पूरी कर पाएंगे। पर आप जानते ही हैं कि हमने शुरू में ही मकान के मालिक से बात कर ली थी और उन्होंने हमें 2 दिन की मोहलत दी थी। अब आप जानते ही हैं हमें कल निकलना होगा, इसलिए हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो शायद हम भी आपकी कुछ मदद कर पाएँ। मेरी मदद? भला किस तरह से? बस हमें 2 दिन और चाहिए इस घर में और उसके बाद हम चले जाएंगे। फिलहाल आपके मालिक मेरे ख्याल में 1 हफ्ते बाद ही वापस आएंगे, जहाँ तक मैंने सुना है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ मेरा राज नहीं चलता है। मैं उनके पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें, कुछ पैसों के ज़रिए। अब शायद आप कुछ ठीक ठाक बात कर रहे हैं। कितने पैसे देंगे आप मुझे? जितने आप एक किराएदार दे सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे मंजूर है, पर यह बात किसी तरह से बाहर नहीं जानी चाहिए और बाकी नौकरों को भी ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। देखिए, ये तो आपके हाथ में है। हम उन्हें नहीं बताएंगे कि हमने आपसे बात की और आप भी उन्हें कह दीजिएगा कि घर के मालिकों ने उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी है। ठीक है? ठीक है, फिर ठीक है, सौदा तय रहा। इसके बाद विलियम अपने कमरे में चला गया। जोनाथन वहीं बैठा रहा ब्रूस के साथ। तो आगे क्या करना है जोनाथन? ब्रूस, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ यहाँ मेरी मदद करने। मेरे ख्याल में आज शाम को हमें उस कमरे के पास जाकर देखना चाहिए। उससे जुड़े हुए ख्वाब मुझे पिछले 2 दिनों से यहाँ आ रहे हैं। जानते हो, मैं पूरी रात सो नहीं पाता। जब एक बार मेरी नींद खुल जाती है उसके बाद दोबारा आंखें लगती ही नहीं। ठीक है, हम चलेंगे एक साथ। ठीक है। फिर वो दोनों वहीं बैठकर रात होने का इंतज़ार करने लगे। वक्त बहुत धीरे बीतता है जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों। उसी तरह उस रोज़ भी वक्त बहुत धीरे बीत रहा था। वो दोनों कोशिश कर रहे थे खुद को किसी काम में व्यस्त रखने की। ब्रूस के लिए सब कुछ बिल्कुल अजीब था और एक तरह से उबाऊ भी। पर जोनाथन, जिसे वो ख्वाब दिखाई दिए थे, वो इन चीज़ों को लेकर वाकई काफ़ी एक्साइटेड था और इंतज़ार कर रहा था शाम होने का। शाम होने के बाद उन्होंने डिनर किया और अपने कमरे में जाकर बैठ गए जब तक कि घर के सभी नौकर सो ना जाएं। और रात के 11 बजे तक तकरीबन सभी सो चुके थे। उसके बाद जोनाथन ने ब्रूस को जगाया, जिसे बैठे बैठे नींद आने लग गई थी।
जोनाथन। जोनाथन, उठो। हाँ सॉरी, मुझे बस हल्की नींद आ गई थी। चलो, कहाँ है वो कमरा? चलो मेरे साथ, और अपने हाथ में एक टॉर्च या कोई कैंडल ले लो रोशनी के लिए। उस गलियारे में बहुत अंधेरा रहता है। ठीक है, चलो। कहते हुए वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सीधे रास्ते को पार करने के बाद वो एक मोड़ पर आए जहाँ से अंदर का रास्ता बहुत अंधेरा था। वहाँ पर किसी ने भी किसी तरह की रोशनी की व्यवस्था नहीं की थी। ऐसा लगता था वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। ठीक है, तो यही है कमरा, ब्रूस। और ये तो लॉक्ड है। हाँ, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। असल में ये बहुत पुराने ज़माने का लॉक है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं जोनाथन, इसका भी इलाज है मेरे पास। तुम्हें पता होना चाहिए, इस तरह के तालों को तोड़ने में मैं काफ़ी माहिर हूँ। बस हमें ज़रूरत होगी एक नुकीली पिन की और एक छोटी मोटी मज़बूत लकड़ी, बहुत पतली। मैं ढूंढ के लाता हूँ, शायद हमारे औजारों में कुछ मिल जाए। जोनाथन को काफ़ी देर तक सामानों में ढूंढने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें मिल ही गईं जो ब्रूस के काम की हो सकती थी। वो उन चीज़ों को लेकर ब्रूस के करीब आया, पर जब वो वहाँ आया तब ब्रूस वहाँ नहीं था। ब्रूस, ब्रूस। पर किसी ने उसकी बातों का उत्तर नहीं दिया। और हाँ, कमरे का दरवाज़ा ज़रूर खुल गया था। ये तो खुला हुआ है। लगता है ब्रूस अंदर ही होगा। उसने दरवाज़े को हल्का धक्का दिया और दरवाज़ा खुलता चला गया। बहुत पुराना होने की वजह से उसमें एक ज़ोर की चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कैंडल थी जिससे कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। वहाँ पुरानी भी कुछ कैंडल्स लगी हुई थी। हर तरफ धूल ही धूल थी और मकड़ी के जाले से कमरा भरा हुआ था। देखने में बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था ये कमरा। जोनाथन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने ब्रूस को आवाज़ दी, ब्रूस, ब्रूस। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। जोनाथन ने वहाँ रखी हुई एक टेबल पर कैंडल को रखा और आसपास रखी हुई दूसरी पुरानी कैंडल्स को जलाया तो कमरे में काफ़ी हद तक उजाला हो गया। वो कैंडल्स सालों से नहीं जली थी, उन पर धूल जमी हुई थी, पर फिर भी आज ज़रूरत के वक्त वो काम दे रही थी। जोनाथन ने हर तरफ देखा पर उसे ब्रूस कहीं नज़र नहीं आया। पर हाँ, जिस टेबल पर उसने वो कैंडल रखी थी वहाँ पर उसे एक अधखुली डायरी और एक सूखा हुआ स्याही का दवात ज़रूर नज़र आया। हाँ, ये भला किसका हो सकता है? उसने कमरे पर नज़र दौड़ाई। कमरा काफ़ी खूबसूरत था और बहुत बड़ा भी। सामने की तरफ की खिड़कियों से चांदनी रात की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। कमरे को देखकर ऐसा लगता था मानो ये किसी औरत का कमरा रहा हो, क्योंकि हर तरफ साज श्रृंगार की चीज़ें बिखरी हुई थी। जोनाथन उस डायरी के पास गया। डायरी की लिखावट बहुत पुरानी थी पर खूबसूरत थी। उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। शुरुआती कुछ शब्द धुंधले पड़ गए थे पर आगे की लिखाई कुछ हद तक साफ थी। उनमें लिखा था, आज 1 महीने से मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। जब से उस जादूगर ने आके वो मनहूस भविष्यवाणी की, तब से इस महल की किस्मत जैसे अंधेरे में पड़ गई है। यहाँ के राजा पागल से हो गए हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं और परिवार पर तो उनका ध्यान ही नहीं रहता। इतना लिखने के बाद पेज ख़त्म हो रहा था।
जोनाथन ने जल्दी ही पेज पलटा और अगले पेज पर पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद उसने आगे पढ़ना शुरू किया। इस सब की शुरुआत आज से 1 महीने पहले हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, जब वो परदेसी जादूगर ना जाने कहाँ से घूमता घामता यहाँ आ पहुँचा था। गांव में बहुत से लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो जो बोलता है वो सच होता है, और उसे बिल्कुल अलग और अनोखे करतब करना आता है। पता नहीं वो कहाँ से आया था और उसने ऐसी कलाबाजियाँ करना कहाँ से सीखा था। मैंने भी बाजार में घूमते हुए एक बार उसे उसके करतब करते हुए देखा, और सच में उसके करतब कमाल के थे। वो आंखों के सामने ही चीज़ों को गायब कर देता था और फिर वापस भी ले आता था, पता नहीं किस तरह। टूटी हुई चीज़ों को जोड़ देता था, मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता था, पता नहीं कैसे, और लोगों को देखकर उनके भविष्य को बता देता था। जब ये बातें हमारे राजा तक पहुंची तो उन्होंने भी उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, और जब वो उससे मिले उसके करतबों को देखकर वो अभिभूत हो गए। वो बहुत खुश थे। हर तरह से उन्हें संतोष हो गया था कि वो वाकई में एक पहुंचा हुआ और बहुत ही मेहनती इंसान है। हमारे राजा दी ने फ़ौरन उससे बातचीत की। उन्होंने उससे कहा कि वो उन्हें देखकर उनका भविष्य बताए। जादूगर ने उन्हें सर से लेकर पैर तक घूर कर देखा और कुछ देर तक उनके चेहरे को घूरता रहा, पर उसके बाद वो बिना कुछ बताए ही उल्टे पैर वापस जाने लगा। तब राजा जी ने उससे पूछ ही लिया, तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? राजा जी, मैं जानता तो सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ पाने में असफल रहा हूँ। मुझे आपको देखकर आपके बारे में हर चीज़ पता चल गई है, पर आपके आने वाले भविष्य के बारे में जो मैंने जाना है वो सुनना आपके लिए खुशगवार नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि आप मेरी ही जान ले लें, तो इससे बेहतर है कि मैं खामोश रहकर यहाँ से चला जाऊँ, बजाय कि आपके हाथों बेमौत मारा जाऊँ। मैं आपको तब तक कुछ नहीं बता सकता जब तक कि आप मुझे ये वचन ना दें कि आपका भविष्य जानने के बाद आप मेरी जान नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपका भरोसा नहीं कर सकता। ये आपकी प्रजा है, ये आपकी जगह है। आप मुझ जैसे एक आम से इंसान को मार भी देंगे तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, और मेरे लिए कौन ही बोलेगा। ना आपको मेरा पता मालूम है, ना यहाँ कोई मेरे बारे में कुछ खास जानता है, तो फिर मैं भला किसके भरोसे पर अपनी ज़बान खोलूं? ठीक है, हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अब जल्दी बको, क्या बात है जो तुम छुपा रहे हो? महाराज, मैंने आपके भविष्य में देखा है कि आपकी मौत के बाद आपके इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सारी शानो शौकत, ये सारे ऐशो आराम यूं ही ख़त्म हो जाएंगे बिना किसी वारिस के। बस इन्हीं शब्दों ने राजा को बिल्कुल पागल बना दिया। तब से वो इस कदर बौखला गए हैं कि मैं क्या बताऊं। उनका स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया है, अपने परिवार के लिए खासकर, और उनकी दोनों रानियों के लिए भी। छोटी रानी को एक छोटी लड़की है और बड़ी रानी को भी, और वो दोनों लगातार उनकी गुस्से का पात्र बनती रहती हैं। वो इस बात से नाराज़ रहते हैं कि उनके घर आखिर बेटियों ने क्यों जन्म लिया। वो अपनी बेटियों से बेतहाशा नफरत करने लगे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। वहाँ पर वो पन्ना ख़त्म हो रहा था। जोनाथन ने पन्ना आगे पलटा और फिर पढ़ना शुरू किया।
कई दिनों से मैंने कुछ नहीं लिखा। इन दिनों कामों में इतना व्यस्त रही हूँ कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बड़ी रानी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया है। उनकी देखभाल करना मेरा ही काम है। मैं उनकी खास सेविका हूँ, और इस वक्त में मैं उनका ध्यान न रखूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए मैं इसी काम में बहुत व्यस्त रही। आज अब कुछ वक्त मिला है तो मैं ये डायरी लिख रही हूँ। रानी जी अपने बेटे को कुछ ऐसे छुपा कर रखती हैं मानो उसे अगर सूरज की धूप भी छू जाएगी तो वो गायब हो जाएगा। हर तरह से उसकी देखभाल करती हैं, उसके पीछे साए की तरह लगी रहती हैं, उसे उनके कमरे से कहीं बाहर ही नहीं जाने देती। मुझे कभी कभी देखकर वाकई चिंता हो उठती है कि उनके इस तरह के व्यवहार का उस बच्चे की सेहत पर बुरा असर न पड़े। अगर वो उनके कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगा, बाहर की दुनिया ही नहीं देखेगा, अपने हम उम्र बच्चों से मिलेगा ही नहीं, तो फिर भला कैसे वो राजकाज को समझ पाएगा। ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को जान लेनी चाहिए मेरे ख्याल में। उसके बाद आगे की लिखावट अधूरी छोड़ दी गई और कुछ जगह छोड़कर दोबारा लिखा गया था। आज शाम की बात है, मुझे कुछ ऐसा पता चला जो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। रानी साहिबा ने मुझे बहुत बुरी तरह रोते रोते ये कहानी बताई। सच कहूँ तो मेरी भी आंखें भर आईं। सच में मैं सिर्फ ये बात अपनी डायरी में ही लिख सकती हूँ और किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इतने दिनों से पिछले 2 सालों से हम ये समझ रहे हैं कि रानी साहिबा ने एक लड़के को जन्म दिया है। राज, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है, और इसीलिए शायद वो अपने बच्चे को इस कदर छुपा कर रखती है, किसी के पास नहीं जाने देती। उन्होंने हम सभी से झूठ बोला कि वो बच्ची एक लड़का है। उन्होंने आज मुझे सब कुछ बताया। उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जाहिर है महाराज आजकल उनसे बहुत नाराज़ रहने लगे हैं और अक्सर उनसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। और आज तो उन्होंने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया, इसलिए कि वो उन्हें राजकुमार के करीब नहीं जाने देती और उन्हें कहीं ले जाने नहीं देती। पर मैं रानी साहिब की चिंता बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ। क्या होगा अगर किसी को उनके झूठ के बारे में पता चल गया। वो पन्ना वहीं ख़त्म हो रहा था। जोनाथन के दिमाग में अभी भी ये कहानी पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। वो इसे अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ और पन्ने पलटे और उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया। आज गज़ब ही हो गया। सुबह महाराज को पता चल गया कि आखिरकार उनका बेटा, जिसे लेकर वो इतने खुश थे, वो एक बेटी है। नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, पर मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मैंने आज शाम से ही रानी साहिबा को महल में नहीं देखा। ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। राजकुमार एडम्स भी नहीं दिख रहे हैं। वो कहाँ चले गए? उन दोनों को ढूंढने की कोशिश हो रही है, पर वो कहीं मिल नहीं रहे। और इन सब बातों में राजा साहब बिल्कुल उदासीन हैं। वो किसी तरह से कोशिश नहीं कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। माना वो नाराज़ हैं, पर नाराज़गी भी एक हद तक अच्छी होती है। इतनी ज़्यादा नाराज़गी भी होना ठीक नहीं है। पता नहीं वो कब वापस आएंगी। आज महारानी को गायब हुए 1 साल हो चुके हैं। कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। इस बात का अब कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हम सभी अंदर ही अंदर जानते हैं कि वो शायद हमसे हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश भी बेकार ही होगी। उनके बगैर मेरा भी इस महल में मन नहीं लगता। कोई काम ही नहीं है करने को। जब वो होती थी
तो उन्हें सजाने का और उन्हें बाग में घुमाने का काम मेरा ही होता था। वो मुझे एक दोस्त की तरह मानती थी, मुझसे अपने दिल की हर बात बताती थी, पर उनके नहीं होने पर मुझे उनकी कमी बहुत खल रही है। चाहती हूँ कि वो जो जहाँ भी हों हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। जोनाथन अब अच्छे से समझ चुका था कि वो लाश किसकी थी और उनकी महारानी एना मारिया अचानक कहाँ गायब हो गई थी। अब उसे और भी कुछ नहीं जानना था, सब कुछ वो समझ चुका था, हर चीज़ अपनी आंखों से देख चुका था, मानो उस डायरी के ज़रिए। ब्रूस अभी भी गायब था। जोनाथन कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो वापस अपने कमरे की ओर गया ब्रूस को ढूंढने, और जब वो कमरे में आया तो उसने ब्रूस को वहीं बैठे देखा। ब्रूस? हाँ, सॉरी, मेरी आंखें लग गई थी, तुमने मुझे जगाया नहीं। नहीं, मैंने तुम्हें जगाया था, तुम तो मेरे साथ तुम तो मेरे साथ वहाँ दरवाजे तक गए थे ना। क्या बात कर रहे हो? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मैं तो कब से यहाँ सो रहा हूँ। मैं तो कब से यहाँ पर बहुत गहरी नींद सो रहा हूँ। जोनाथन, तुम किसकी बात कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ नहीं तो तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ताले तोड़ने का अच्छा एक्सपीरियंस है, और तुमने ही तो मुझे वो ताला खोल कर दिया है ना। क्या ताले तोड़ने का? अरे मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, तुम्हारे साथ ही तो काम करता हूँ, मुझे भला ताले तोड़ने का क्या अंदाज़ा होगा। मैं सो गया था। आई एम सॉरी। अगर नाराज़ हो तो चलो चलते हैं जहाँ भी तुम्हें जाना था। अब कोई ज़रूरत नहीं है ब्रूस। कहते हुए जोनाथन वहीं लेट गया, कुछ सोचता रहा। अगली सुबह वो कमरे से बाहर आया और उसने उनके नौकरों को कमरे की चाबी वापस कर दी, और साथ ही साथ उसने कहा कि जैसे ही तुम्हारे मालिक वापस आ जाएंगे हम उन्हें उनके हिस्से का मुनाफा दे देंगे। ठीक है, पर तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ और रुकना है। नहीं, अब नहीं रुकना। ठीक है फिर। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मैं जल्दी ही सर्च एंड रेस्क्यू पर एक नई कहानी लाने वाली हूँ, और साथ ही साथ वेयरवुल्फ पर भी। तो इसीलिए मेरे चैनल से आप सब ज़रूर जुड़े रहिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको किस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं, और मैं कोशिश करूँगी आपको आपकी पसंद की कहानियाँ सुनाने की। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में। थैंक यू।